हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, जो पिछले 3 लेक्चर आपको हमने दिए हैं वो लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। आज ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्रैश कोर्स हमने चला रखा है ये केवल एक क्रैश कोर्स ही नहीं है ना। ये आपके बोर्ड तक की प्रिपरेशन है। जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं होते तब तक हम इनको रेगुलर आपको देते रहेंगे, ठीक है। अगर कभी चांसेस ऐसा हो जाए कि कभी किसी कारण से वीडियो ना आ पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आएगी। अब से जो हमने टाइम रखा है इसका वो 7 बजे रखा है। तो बच्चों, अपनी जी जान से मेहनत करिए, तैयारी करिए और जितनी भी वीडियोस आपको दी जा रही हैं इनको पढ़िए। हमारा जो एम रहेगा वो रहेगा 95+। हम लोग चाहते हैं कि हमारी साइंस की जो परीक्षा है उसमें हम बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकें। और बच्चों, अब सर्दियां आ गई हैं तो आपको थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम 7 बजे इसको रखेंगे ताकि आप 7 बजे इसको आराम से पढ़ सकें। तो पहला क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बच्चों, आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, देखो आज हमने एमसीक्यू नहीं लिए, कभी कभी एमसीक्यू लिया करेंगे, कभी कभी क्वेश्चंस लिया करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। कई बार जो बोर्ड में आते हैं उनको हम लेते हैं, ठीक है। पहली चीज, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, इसमें जो वर्ड आया है वह डिस्प्लेस, यानी इसमें कोई चीज एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगी। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज यानी सक्रियता श्रेणी पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपको हाइड्रोजन से लेकर के ऊपर के एलिमेंट दिए हुए हैं और नीचे के। अब ये मैंने जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज है ये, ठीक है। यानी कि अगर मैं थोड़ी सी सिंपल सी बात बताऊं आपको तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो पोटेशियम है, ठीक है। उससे कम रिएक्टिव यानी लेस रिएक्टिव सोडियम है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ऐसे ऐसे श्रेणी जो है वो नीचे को आ रही है। मैंने यहाँ साइन भी लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। यानी जो इनकी रिएक्टिविटी है वो घट रही है। तो यानी अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव पीबी से ज्यादा रिएक्टिव एसएन, ठीक है, उससे ज्यादा एफई, फिर जेडएन, फिर एएल, ठीक है। तो अगर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है तो आपको ये सक्रियता श्रेणी याद करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अब पहली चीज मैं आपको बता दूं कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें एक कंपाउंड होता है। क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, क्लियर। वो कंपाउंड किसी के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है। अब अगर मान लीजिए एलिमेंट कह लें या फिर मेटल कह सकते हैं हम, किसी मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर ये कंपाउंड है और ये जो मेटल है जो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। ऐसे ही एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हमारे सामने एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4 एरो। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये कोई एलिमेंट है, इसको मेटल कह सकते हैं हम। ये कॉपर है, ये भी मेटल है, ठीक है। ये एक यौगिक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है मेरे बच्चों। यानी आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से की गई है। अब हमें क्या देखना है कि जो कॉपर है ये Fe से ज्यादा रिएक्टिव है या फिर Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमारा Fe ये रहा, ठीक है, Fe ये रहा हमारा यहां पर, ठीक है। और कॉपर बहुत नीचे, यानी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव Fe है। तो जब ये Fe ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी यहां पर क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। यानी यहां पर आयरन सल्फेट बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है बच्चों। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो निम्न सक्रिय है, यानी एक तो होता है हाईली रिएक्टिव मेटल, एक होता है लेस रिएक्टिव मेटल। तो यहां पर जो दिखे ये आपके लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि पोटेशियम से लेस रिएक्टिव Na है, Na से हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, ठीक है। तो ये जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, अगर इनका कंपाउंड होगा और इनके साथ में किसी मेटल की रिएक्शन होगी
तो अगर वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है उस यौगिक के, उस कंपाउंड के मेटल से, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल आपका बाहर निकल जाएगा और जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो अपना एक कंपाउंड बना लेगा इसके साथ। ठीक है, जो भी इसका कंपाउंड का मेटल के अलावा जो भी सब्सटेंस होगा, ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर SO4 सल्फेट है और यहाँ पर Cu है, तो ये लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर Fe ने जगह ले ली और Cu को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे जो हमारी चीज है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? ठीक है, इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है बच्चों, देखो भाई इसमें क्या है, यहां पर जो रिएक्टेंट हैं आपके, यानी जो आपके रिएक्टेंट हैं अभिकारक जिनको हम कहते हैं, ये जो आपके रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट दोनों ही एक कंपाउंड हैं। ठीक है, दोनों ही एक कंपाउंड हैं। ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये आपका हो गया प्रोडक्ट यानी उत्पाद। क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आपका प्रोडक्ट। तो द्विविस्थापन में क्या होता है, देखिए विस्थापन में कोई एक चीज यहां से डिस्प्लेस हो रही थी, लेकिन इसमें आयंस एक्सचेंज होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे? आयंस एक्सचेंज होंगे और उन्हीं आयंस के माध्यम से आपकी जो इक्वेशन है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। यानी जो पहले Ba था, Ba के पास Cl2 चला गया इधर, NaCl बन गया यानी सोडियम क्लोराइड बन गया। उसके बाद हमारा जो Ba था उसके साथ SO4, यानी ये जो इसके आयंस हैं ये आपस में क्या हुए, ये आपस में एक्सचेंज हो गए। ठीक है, यहां पर ये बना बैरियम सल्फेट, ये बना सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहां पर ये बैरियम क्लोराइड था और सोडियम सल्फेट था। तो यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता हो वो हमारी रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, आप लोग यहां तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन मैंने सेकंड वीडियो में आपको कुछ होमवर्क करने के लिए दिया था, आप लोगों ने नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आप लोग वीडियोस को देखें। पहली तो बात यह है कि मैं जानता हूं कि इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी मेरी वीडियोस पे बहुत कम व्यूज, इन वीडियोस पे बहुत कम व्यूज आ रहे हैं जो पढ़ाई की वीडियोस हैं। तो आप लोग इनको या तो देखते नहीं हो या फिर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बिल्कुल इसका शटर डाउन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे ही आपको अपडेट्स के माध्यम से कराते रहेंगे चीजें। आप लोग अगर नहीं पढ़ना चाहते तो बहुत बढ़िया बात है। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ, है ना, फिर हम भी अपडेट देंगे। अब अपडेट देने के बाद वही अपना 2-3 हज़ार, 4-5 हज़ार, 10 हज़ार व्यूज हमारे चले जाएंगे। हमें क्या दिक्कत है, चैनल तो हमारा चल ही रहा है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दें, लेकिन फ्री की चीज़ मुझे लगता है कि चलती नहीं है दुनिया में, है ना। तो भाई इसको पढ़ो पहले, ठीक है, पढ़ते रहो। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीतल तथा तांबे के बर्तनों में, पीतल तथा तांबों के बर्तनों में दही तथा खट्टे पदार्थ, दही तथा खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्यों नहीं रखने चाहिए। बच्चों ये चीजें आप लोगों को आपके घर पे भी बताई जाती होगी, है ना, और मोस्टली आपके घर वाले भी इस चीज को यूज करते होंगे, है ना। यानी अगर कोई भी, जैसे मान लो दही है, नींबू है ना, कोई भी खट्टा पदार्थ हो सकता है, उसमें आपका सिरका जिसको हम विनेगर कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कभी भी या तो मिट्टी के बर्तन में रखते हैं या फिर कोई और बर्तन यूज करते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, ना तो पीतल में यूज करते हैं इसको, ना तो पीतल में रखते हैं और ना तांबे के बर्तनों में रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत बड़ा कारण है, आप लोगों को शायद पता नहीं, लेकिन घर पे यूज होता होगा। आप लोग अगर अपने घर वालों से पूछ सकें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, वो आपको कारण तो बता देंगे कि नुकसान देती है चीजें, है ना, लेकिन वो आपको साइंटिफिक कारण नहीं दे पाएंगे। ठीक है, साइंटिफिक कारण आपको मैं दे रहा हूं। देखो बच्चों, एसिड जो होता है आपका, कहीं ना कहीं आपको पता है कि एसिड रिएक्शन करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, तांबे और जो आपके पीतल के बर्तन हैं, जब हम इनमें कोई खट्टा पदार्थ, दही वगैरह रखते हैं तो वो एक खतरनाक लवण पैदा करता है। ठीक है, एक खतरनाक लवण पैदा करता है। ठीक, यानी सॉल्ट खतरनाक क्या करता है, लवण पैदा करता है, बनाता है। तो जैसे ही आप लोग खट्टी चीजें इसमें डालोगे तो ये खतरनाक लवण बनाना शुरू कर देगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बीमारी का कारण बन सकता है। हमें नुकसान देगा, 100% हमारी बॉडी को फायदा नहीं देगा, है ना, नुकसान देगा। तो इस चीज को आप समझ लें कि अगर हम पीतल तथा तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ जैसे दही, नींबू वगैरह रखते हैं तो ये जो खट्टे पदार्थ हैं, जो अम्ल हैं, तांबे या आपके पीतल से अभिक्रिया करके एक खतरनाक लवण बनाते हैं, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसीलिए हम पीतल तथा तांबे के बर्तन यूज नहीं करते खट्टे पदार्थों के लिए। हम लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं या फिर स्टील के बर्तन यूज करते हैं। आप लोगों को बेसिकली पता भी होगा इन चीजों के लिए। आप लोग अगर जानते होंगे तो आपके पहले क्या होता था कि सिरका जो है, सिरका पहले बनाया जाता था तो उसको मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था, है ना। जैसे जो आपका गन्ने का रस होता है उसको डाल करके, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने भी देखा है, तो उसको पूरी गर्मी में रखा जाता था। लेकिन वहाँ पर हम उसको तांबे के बर्तन में नहीं रखते थे, ना हम उसको पीतल के बर्तन में रखते थे। हम केवल मिट्टी के घड़ों का यूज़ करते थे, इतना आपको भी पता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ सिंपल सी है कि पीतल या तांबे के बर्तनों में दही तरह खट्टे पदार्थ इसीलिए नहीं रखते क्योंकि ये एक खतरनाक लवण बना लेता है। ठीक है, जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है ना, तो आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना। आप लोग बहुत होशियार हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। कोई धातु यौगिक, कोई धातु यौगिक ए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरा समझ लेना। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी आपका तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है, के साथ अभिक्रिया करता है, के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां ध्यान से सुनना, इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। ठीक है भाई, इससे उत्पन्न यौगिकों में से एक, इससे उत्पन्न यौगिकों में से एक CaCl2 भी है। ठीक है, CaCl2 है। ठीक है, संतुलित समीकरण लिखिए इसके लिए। इसके लिए संतुलित समीकरण आपको लिखनी है, यानी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। संतुलित समीकरण यानी आपको इक्वेशन भी लिखनी है और इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। ठीक है, पहली चीज आप लोग सोचिए कि कोई यौगिक है ए, समीकरण लिखनी है ना हमें, तो ऐसे करते हैं, कोई यौगिक है ए, उसकी रिएक्शन करते हैं HCl यानी डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, DIL लिख देते हैं यहां पर,
यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रिएक्शन करने के बाद उत्पन्न क्या होता है, CaCl2 प्लस, ये अभी यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले हमें पता करना पड़ेगा। उससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है, यानी यहां एक गैस उत्पन्न होती है, हमें नहीं पता। ठीक है, ठीक है जी, ये हमें नहीं पता। अब हम देखते हैं पहली चीज कि देखो, अगर कोई धातु है, धातु मतलब मेटल है, कोई मेटल यौगिक है, ठीक है, यानी कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें मेटल है, ठीक, उसका नाम है ए, ये हमें नहीं बताया, क्लियर। तनु HCl यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करने के बाद एक ऐसी गैस बनाता है जिससे मोमबत्ती बुझ जाती है, जलती मोमबत्ती को बुझा देता है। अब एक बात सोचो यार, जब आप लोगों के आसपास कहीं कोई आग लग जाती है तो वहां पर फायर ब्रिगेड आती है, ठीक है। अब फायर ब्रिगेड जो आती है वो सिंपल सी बात है कि फायर ब्रिगेड पानी लेकर तो नहीं आती है, ठीक है ना, पानी लेकर नहीं आती। दूसरा एग्जांपल, अगर आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं तो कहीं ऑफिस के कोने में आपको रेड सिलेंडर दिखा होगा जिसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, ठीक है ना, यानी आग बुझाने वाला यंत्र। अगर कभी लगी हुई होगी आग तो उसको नॉक करके, है ना, उसको नॉक करके ऐसे ऐसे उसमें से गैस निकली होगी, वो क्या करती है, वो आग को बुझा देती है। तो सिंपल सी बात है कि वही गैस है जो यहां पर है, ठीक। आपको पता है कि अगर हम एक मोमबत्ती को, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर, मैं आपको दिखाता हूं, ये मान लीजिए मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती पता नहीं कैसी बन गई मेरे से, तो ये मोमबत्ती अगर ये जल रही है, ठीक है, ये आपकी मोमबत्ती जल रही है, ठीक। अगर मोमबत्ती जल रही है तो वो क्यों जल रही है, ठीक। दूसरी बात, अगर इस मोमबत्ती पे मैं एक ग्लास रख देता हूं तो ये मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है, ठीक, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर मोमबत्ती को हम जला रहे हैं तो जलने के लिए उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, उसको जरूरत होती है ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन वहां पर है तो वो जल जाएगी, क्लियर। अब सिंपल सी बात है कि अब हम उस पर ग्लास रख देते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहती। दूसरी बात, जब मोमबत्ती जल रही है तो उससे CO2 यानी कंबशन होने के बाद जो CO2 है वो रिलीज हो रही है, ठीक है, CO2 क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि आग बुझाने वाली जो आपकी गैस है वो है CO2, ठीक है जी, CO2। अब एक चीज देखते हैं, जब CO2 गैस निकल रही है और हमारा CaCl2 हमारा इसमें से वो निकल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आपका जो यौगिक होगा वो होगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो सिंपल सी बात है कि इसके साथ साथ वो H2O भी बनाता है, ठीक है, H2O भी बनाता है। अब सिंपल सी बात यह है कि आपको बैलेंस करना है, Ca कितना है, 1 है, यहां भी 1 है, C कितने हैं, 1 है, वहां भी 1 ही है, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक है, C और C, ठीक, कोई बात नहीं। O कितने, 3, यहां पर O कितने, 2 और 1 3। उसके बाद H कितने, यहां पर H कितने, यहां पर H हमारे हैं 1 और वहां पे 2। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है, इसको ऐसे करते ही आपका जो Cl है, Cl 2 हो गए, ठीक है, C जुका 2 बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है। ये इक्वेशन आई होप के बैलेंस हो गई है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। Ca 1 है, CO3 C कितने, 1, O2 1 और आपका 2 और 1 3, ये बैलेंस हो गई, ठीक है, यही इसका आंसर है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। ये तो था आपका 4th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई लोगों, मैं आप लोगों को साफ तौर पर बता दूं, है ना, अगर आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो सीरीज को जारी रखा जाएगा। अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो सीरीज का शटर डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हो। जब 10वीं का बोर्ड एग्जाम होता है उस टाइम पर उसके 1 महीना पहले, 15 दिन पहले आप लोगों के दिमाग में आता है यार कैसे पढ़ूंगा मैं, है ना, क्या क्या पढ़ूं। तो जब बाद में ये सोचना है तो अभी से सोच लो, ज़्यादा दिन नहीं रह गए, 4 महीने रह गए बस, ठीक है, 4 महीने 5 महीने हैं आपके पास। अगर इन 4 महीनों में आपने कवर कर लिया तो कर लिया, वरना जय माता की हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप अगले साल मुझे कमेंट करते नजर आओगे कि सर मैं 10th क्लास में फेल हो गया, मेरा साल बचवा दो, मेरा ये बचवा दो, है ना। तो बच्चों पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों का नहीं चाहता कि साल खराब हो, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग
पास हो जाएं, अगले साल 11th क्लास पढ़ें, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हम लोग चला जाए, 10th हमने चला दी है, आगे 9th भी चलाएंगे, 11th भी चलाएंगे, 12th भी चलाएंगे, और अगर हो सकेगा तो जूनियर क्लासेस भी चलेगी, ठीक है। चैनल को बहुत बड़ा ले जाने के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, बहुत ऊपर तक, लेकिन मैटर करता है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हमारे आमाशय में 5वां क्वेश्चन, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, अम्ल की क्या भूमिका है, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, बहुत अच्छी बात है आपने कर लिया। देखो कोई भी क्वेश्चन हो समझ के ही काम चलेगा, है ना, बिना समझे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। पहली चीज, हमारा आमाशय, आपको पता है आमाशय हमारा जे शेप का होता है, ठीक है, जे आकार का होता है, ये पता है आपको। सबसे पहली बात, हमारे आमाशय में जो चीज़ें होती हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जब हम खाना खाते हैं तो पहले हमारे माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर वो चीव होता है। चीव होने के बाद वो ओइसोफेगस के नाल के द्वारा हमारे आमाशय यानी स्टमक में चला जाता है। इसने क्वेश्चन जो पूछा है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक, यानी हमारे स्टमक में एसिड की क्या भूमिका है ना, क्या रोल प्ले करता है। मैं आपको बताता हूं कि पहली चीज तो हमारा जो आमाशय यानी आपका स्टमक होता है वो जे शेप का होता है, ठीक है, जे आकार का होता है। उसके बाद आपके आमाशय में जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि का मतलब होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है मेरे बच्चों। गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीजें रिलीज होती हैं जिसका नाम है HCl, आपका म्यूकस, ठीक है, और आपका पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। हिंदी में बताऊं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है जी, म्यूकस यानी श्लेष्मा, और पेप्सिन को पेप्सिन ही कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये नहीं पूछा कि म्यूकस का क्या काम है, पेप्सिन का क्या काम है, यहां पर पूछा है HCl जो एसिड प्रेजेंट है उसका क्या काम है। तो बच्चों पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो HCl का काम है, HCl का काम पहली चीज तो बैक्टीरिया को किल करना होता है, यानी जीवाणुओं को मारना होता है, बैक्टीरिया को किल करना यानी जीवाणुओं को मारना, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो फूड है उसके माध्यम को अम्लीय बनाता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे कि आपका जो पेप्सिन एंजाइम है उसकी क्रिया हो सके, ठीक है। क्या करता है, आपकी माध्यम को, यानी जो आप फूड खाते हो, आप भोजन खाते हो, उसका माध्यम क्षारीय होता है या जो भी होता है, लेकिन उसको ये अम्लीय बना देता है। अम्लीय क्यों बनाता है, जिससे कि पेप्सिन की क्रिया हो सके। साथ ही साथ आपके भोजन के अंदर आप लोगों ने जो उल्टी सीधी चीजें खाई हैं, अगर उनके अंदर किसी तरीके से बैक्टीरिया पहुंच गए, जीवाणु पहुंच गए, तो उन जीवाणुओं को मारने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एसिड करता है। अब चलिए थोड़ी सी बात मैं ये भी बता दूं कि म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस की स्पेलिंग है, ठीक है। म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस का काम हमारी जो गट लाइनिंग है, गट लाइनिंग का मतलब स्टमक लाइनिंग को कहते हैं, ठीक है, हमारी जो स्टमक लाइनिंग है उस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना और HCl से बचाना है, ठीक है। प्रोटेक्ट भी हम HCl से करें, क्योंकि HCl एक एसिड है, बेसिकली हमारे स्टमक को अफेक्ट कर सकता है, तो उसकी जो इनर लाइनिंग है उससे उसको HCl के प्रभाव से हमारा म्यूकस ही बचाता है, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में बस इतना ही था। 5 क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराए। आई होप कि आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना तुरंत, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि चैनल को शेयर करते रहा करें, है ना। आप लोगों की क्लास में अगर आप लोग एक बच्चे हैं और आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे, आप उन सारे बच्चों को बताइए, है ना। अगर आप लोग हमारी वीडियोस को शेयर करते हो तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। भले ही वो वीडियो देखे या ना देखे, मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर वो एक बार देखते हैं और वो चाहते हैं कि बिना किसी ट्यूशन के वो फ्री एजुकेशन में ऐसा कुछ अचीव कर लें जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, तो कोई हर्ज नहीं है। देखो बच्चों, आप लोग ट्यूशन में 1 घंटा पढ़ते हो, यहाँ मैं 20 या 25 मिनट की वीडियो देता हूँ आपको। अभी जब लाइव क्लास चलेगी तो पूरा 1 घंटा दिया करूँगा आपको मैं, ठीक। लेकिन जब तक नहीं चलती, जब तक प्रीमियर के माध्यम से आप लोग पढ़िए, ठीक है बच्चों।
आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई अलग टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो आपको, कि अलग टॉपिक आपको मिले, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।